द डीप डाइव की इस बेहद खास और सिनेमाई गहन चर्चा में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा ये सफर मतलब कोई आम चर्चा नहीं होने वाली है। जी बिल्कुल नहीं, आज का विषय ही इतना गहरा है। हाँ, आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने जा रहे हैं जहां एक नए राष्ट्र की तकदीर लिखी जा रही थी। और इस सफर के लिए हमारे पास जो बेहतरीन स्रोत है वो है मजीसा स्टडी पॉइंट की तरफ से पनिश सर द्वारा तैयार की गई वो शानदार प्रेजेंटेशन ना। एकदम सही। उनकी इंडियन पॉलिटी सीरीज का पहला हिस्सा है जीरो टू हीरो सीरीज का, जिसका शीर्षक है भारतीय संविधान का परिचय। ये बहुत ही शोधपरक और विस्तृत स्रोत है जो तथ्यों को रटने के बजाय उन्हें महसूस करना सिखाता है। हाँ, मतलब आज का हमारा मिशन सिर्फ कुछ पन्नों या किताबों को बांचना नहीं है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के जन्म की उस अद्भुत कहानी को एक बहुत ही सिनेमाई और जीवंत अंदाज में समझने वाले हैं। और मैं कहूंगी कि ये चर्चा उन सभी छात्रों के लिए एक संजीवनी की तरह है जो यूपीएससी, आरपीएससी, आरएसएसबी, रीट या सीईटी जैसी कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि इस ऐतिहासिक कहानी के हर मोड़ पर सीधे एग्जाम पॉइंट्स छिपे हैं। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले तो यही समझना जरूरी है कि आखिर संविधान है क्या चीज। पनिश सर के स्रोत में इसका एक बहुत ही बेहतरीन और सीधा उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो खेल वाला उदाहरण। जरा किसी भी खेल के बारे में सोचिए। मान लीजिए एक विशाल फुटबॉल का मैदान है और खिलाड़ी मैदान पर हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर उस खेल में कोई रेफरी न हो, कोई नियम न हो, कोई फाउल की सजा ही न हो, तो क्या वो खेल चल पाएगा? कतई नहीं। पूरी तरह से अराजकता फैल जाएगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हाल हो जाएगा। बस ठीक उसी तरह एक देश को चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं। संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून है, यानी सुप्रीम लॉ, जो सरकार और नागरिकों के बीच का संबंध तय करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह किसी भी प्रकार की तानाशाही को पनपने से रोकता है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है और जो परीक्षाओं में अक्सर पूछी भी जाती है, वो है कानून का शासन या रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मतलब कानून सबसे ऊपर है। बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता या अधिकारी क्यों ना हो, कानून से बड़ा नहीं हो सकता। ये पूरे लोकतांत्रिक ढांचे की रीढ़ है। और इसी कानून के शासन को स्थापित करने के लिए जो प्रक्रिया शुरू हुई, वो सच में किसी महाकाव्य के रचे जाने से कम नहीं थी। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 1946 की तरफ। हाँ, प्राकृतिक रूप से जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। साल है 1946। सर्दियां शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली का एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक हॉल, जिसे आज हम संसद के सेंट्रल हॉल के नाम से जानते हैं, जहां आज भी वो ऐतिहासिक गूंज महसूस होती है। वहां एक गजब की शांति है। चेहरों पर एक गहरी गंभीरता है और हवा में एक एहसास है कि आज से इतिहास की एक नई धारा बहने वाली है। पूरे देश की निगाहें उन चंद लोगों पर टिकी थीं और वो तारीख थी 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक। ये वो तारीख है जो हर प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न पत्रों में बार बार गूंजती है। इस पहली ऐतिहासिक बैठक में 207 सदस्य मौजूद थे। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य है जिस पर ध्यान देना चाहिए। मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति। एकदम, मुस्लिम लीग इस बैठक में अनुपस्थित थी, जिसने इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआती चुनौतियों और उस समय के राजनीतिक तनाव को साफ कर दिया था। देश विभाजन के मुहाने पर खड़ा था। परिस्थितियां बिल्कुल भी अनुकूल नहीं थी, लेकिन सभा को अपना काम शुरू करना ही था। और इसके लिए एक अध्यक्ष की आवश्यकता थी। तो इस पहले दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से ये एक सीधा तथ्य लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की प्रक्रिया बहुत कुछ कहती है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को वरिष्ठता या सीनियरिटी के आधार पर चुना गया था। हाँ, और ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। ये एक फ्रांसीसी प्रथा थी, यानी फ्रेंच प्रैक्टिस। यही बात दिखाती है कि हमारे संविधान निर्माताओं की नज़र पूरी दुनिया की लोकतांत्रिक परंपराओं पर थी। वे सिर्फ एक किताब नहीं लिख रहे थे, वे दुनिया के बेहतरीन अनुभवों को समेट रहे थे। और फिर इस ऐतिहासिक सफर के कुछ और मजबूत स्तंभ खड़े किए गए। महज 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया गया। और स्रोत में दिए गए एग्जाम पॉइंट्स के अनुसार इसी दिन 2 और महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई। जी, एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष और बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। बी.एन. राव की भूमिका तो बहुत अहम थी, क्योंकि उन्होंने दुनिया भर के संविधानों का गहन अध्ययन करके एक प्रारंभिक मसौदा तैयार किया था।
बिल्कुल। और फिर आती है एक और युगांतकारी तारीख, 13 दिसंबर 1946। इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था। यह क्षण भारतीय इतिहास में बहुत भारी था। इस प्रस्ताव के जरिए ये तय किया जा रहा था कि आखिर स्वतंत्र भारत का स्वरूप कैसा होगा, उसकी आत्मा कैसी होगी। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो यह उद्देश्य प्रस्ताव केवल एक भाषण नहीं था, ये उस इमारत का ब्लूप्रिंट था जिसे आज हम भारत कहते हैं। ये घोषणा थी कि यहाँ न्याय होगा, समानता होगी और स्वतंत्रता होगी। और यही उद्देश्य प्रस्ताव समय के साथ परिष्कृत होकर हमारे संविधान की प्रस्तावना या प्रियम्बल बना। यहाँ बात और भी ज्यादा रोचक हो जाती है जब हम इस निर्माण के सफर और इसमें लगे समय को देखते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाने का काम था। कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं था। हम अक्सर सुनते हैं कि संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, लेकिन मजीसा स्टडी पॉइंट की इस सामग्री में कुछ और भी दिलचस्प आंकड़े मौजूद हैं। जैसे कि कुल 11 सत्र या सेशंस हुए थे। हाँ, और उस जमाने में जब देश नया नया आजाद हो रहा था, संसाधनों की भारी कमी थी। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था। इस 64 लाख रुपए के आंकड़े को उस समय के परिप्रेक्ष्य में समझना बहुत जरूरी है। ये एक बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन ये महज एक खर्च नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये एक निवेश था। ये इस बात की गारंटी थी कि आने वाली पीढ़ियों को किसी तानाशाह के रहमो करम पर न जीना पड़े। एक स्थिर भविष्य की कीमत थी। और ये अथक प्रयास अपने मुकाम पर पहुंचा 26 नवंबर 1949 को। ये वो दिन था जब हमारे संविधान को आधिकारिक रूप से अंगीकृत या अडॉप्ट किया गया था। ये तारीख किसी भी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र के लिए एक मील का पत्थर है। यही कारण है कि आज हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन डे भी कहा जाता है। इस दिन नागरिकता और चुनाव से जुड़े कुछ नियम तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए थे। लेकिन यहाँ इतिहास का एक ऐसा पन्ना जुड़ता है जो अक्सर नए छात्रों के दिमाग में उलझन पैदा कर देता है। वो 26 जनवरी वाली बात। हाँ। जब सब कुछ 26 नवंबर 1949 को तैयार हो चुका था, तो इसे पूरी तरह से लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 तक का इंतजार क्यों किया गया? 2 महीने का ये ठहराव बिना किसी कारण के नहीं था। बात है 26 जनवरी 1930 की, जब लाहौर अधिवेशन के बाद पहली बार देश में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। रावी नदी के तट पर जो तिरंगा फहराया गया था और जो पूर्ण आजादी की कसम खाई गई थी, उस ऐतिहासिक दिन की याद को अमर करना जरूरी था। इसीलिए 26 जनवरी की तारीख चुनी गई और 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य यानी रिपब्लिक बना। ये शब्द गणराज्य परीक्षाओं में बार बार सामने आता है। इसका बहुत ही ठोस अर्थ है। गणराज्य का सीधा अर्थ यह है कि राष्ट्र का प्रमुख जनता द्वारा चुना जाता है। ये कोई वंशानुगत पद नहीं होता। मतलब किसी राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। बिल्कुल। भारत में देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है, जो एक निर्वाचित पद है, और पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यही लोकतंत्र की असली जीत थी कि सर्वोच्च पद एक आम नागरिक के लिए खुला था। और इस पूरे गणतंत्र की जो आत्मा है वो बसती है हमारी प्रस्तावना में। हम भारत के लोग, इन शब्दों में जो गूंज है वो इस देश की संप्रभुता का एहसास कराती है। असली शक्ति जनता के पास है। जाने माने न्यायवेद N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा है। आइडेंटिटी कार्ड। जैसे पहचान पत्र संक्षिप्त विवरण देता है, वैसे ही प्रस्तावना संविधान का सार है। हालांकि यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट है। वो नॉन जस्टिशिएबल वाला? जी, प्रस्तावना न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। मतलब इसे सीधे तौर पर लागू करवाने के लिए न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया जा सकता। यह एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। प्रस्तावना से जुड़ा एक और ऐतिहासिक तथ्य है जो परीक्षाओं का सर्वकालिक पसंदीदा है। क्या प्रस्तावना में कभी बदलाव हुआ है? हाँ, केवल एक बार। साल 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के जरिए। यह संशोधन इतना व्यापक था कि इसे अक्सर एक लघु संविधान भी कहा जाता है। और इस संशोधन ने प्रस्तावना में 3 नए और बेहद प्रभावशाली शब्द जोड़े: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। परीक्षाओं में अक्सर इन शब्दों का क्रम और अर्थ पूछा जाता है। समाजवादी का भारतीय संदर्भ में अर्थ है एक ऐसा कल्याणकारी राज्य बनाना जहां धन कुछ ही हाथों में सिमटकर ना रह जाए। और धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर का अर्थ है
कि सरकार का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा, सभी धर्म समान होंगे। इसके साथ ही दो और शब्द हैं, संप्रभु और लोकतांत्रिक। संप्रभु यानी सॉवरन, मतलब भारत अपने फैसले लेने के लिए आजाद है। किसी विदेशी शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं है। और लोकतांत्रिक, जो इस देश की धड़कन है, जनता का शासन। ये सब मिलकर ही भारतीय संविधान को दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान बनाते हैं। इसके आकार की भी अपनी कहानी है। मूल रूप से इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं, जो अब बढ़कर 448 से अधिक अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। ये लगातार विकसित हो रहा है। अलिखित है, अमेरिका का बहुत ही छोटा है। लेकिन भारत की विविधता, विशाल आबादी और जटिलताओं को देखते हुए हर छोटी बड़ी बात को लिखना आवश्यक था। इसी अनूठी प्रकृति पर केसी वियर ने इसे अर्धसंघीय या क्वाजी फेडरल कहा था। ये परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। अर्धसंघीय मतलब एक ऐसा संतुलन जहां संघीय ढांचा भी है और एकात्मक झुकाव भी। इसे थोड़ा सरल करें तो संघीय ढांचा मतलब केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, लेकिन एक एकात्मक झुकाव या यूनिटरी बायस भी है। जब देश पर आपातकाल आता है तो केंद्र सरकार बेहद मजबूत हो जाती है। और हमारे पास एकल नागरिकता है। अमेरिका की तरह राज्य और देश की अलग-अलग नागरिकता नहीं है, हम सिर्फ भारतीय हैं। इस विशाल ढांचे को तैयार करने के लिए निर्माताओं ने दुनिया के बेहतरीन अनुभवों से सीखा। इसे संविधान के स्रोत कहा जाता है। अगर हम इस सफर पर चलें तो ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली और कानून का शासन लिया। अमेरिका से हमने सबसे मजबूत हथियार, मूल अधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता ग्रहण की। आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी अपनाए गए। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया सीखी गई और कनाडा से संघीय ढांचे का स्वरूप लिया गया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा एग्जाम पॉइंट यह है कि इस संविधान का लगभग 2/3 हिस्सा बाहर से नहीं बल्कि ब्रिटिश काल के भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। जी, और अब जब अधिकारों की बात चली है तो मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स पर चर्चा किए बिना ये डीप डाइव अधूरी है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 ये अधिकार भारत का मैग्ना कार्टा कहलाते हैं। कुल 6 मूल अधिकार हैं जो हर नागरिक को एक मजबूत ढाल देते हैं। सबसे पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। फिर स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30, और अंत में वो अधिकार जो सबका रक्षक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। क्योंकि अगर कोई शक्तिशाली संस्था आपके अधिकार छीन ले तो ये अनुच्छेद आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की शक्ति देता है। अधिकारों के साथ साथ स्रोत सामग्री में नीति निदेशक तत्वों यानी डीपीएसपी और मूल कर्तव्यों के बीच का संतुलन भी समझाया गया है। डीपीएसपी भाग 4 में है, जो राज्य के लिए कल्याणकारी निर्देश हैं। ये वाद योग्य नहीं है। लेकिन मूल कर्तव्यों के बारे में एक चौंकाने वाला ऐतिहासिक तथ्य है। 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब कर्तव्यों का कोई जिक्र नहीं था। इन्हें बाद में शामिल किया गया भाग 4A अनुच्छेद 51A के तहत। तत्कालीन सोवियत संघ यानी यूएसएसआर की प्रेरणा से 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर उसी 42वें संशोधन द्वारा ये याद दिलाता है कि अधिकारों के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, और ये जो बदलाव होते हैं, संशोधन की जो प्रक्रिया है वो भी कमाल की है। अनुच्छेद 368 जो दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित है, ये आंशिक रूप से कठोर है और आंशिक रूप से लचीली है। कुछ हिस्से साधारण बहुमत से बदल जाते हैं, कुछ के लिए 2/3 विशेष बहुमत चाहिए। और जो सबसे संवेदनशील हिस्से हैं, उन्हें बदलने के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति भी अनिवार्य होती है। यही संतुलन संघीय ढांचे की रक्षा करता है। जब हम अनुच्छेदों की दुनिया से गुजरते हैं तो कुछ पसंदीदा अनुच्छेद बार बार सामने आते हैं, जैसे अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, और अनुच्छेद 17 जो परीक्षकों का हमेशा से पसंदीदा रहा है, अस्पृश्यता का अंत। इसने सदियों पुरानी कुप्रथा पर कड़ा प्रहार किया था। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 40
ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता या यूसीसी, और अनुच्छेद 108 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। मजीसा स्टडी पॉइंट के इस शानदार स्रोत में सभी 12 अनुसूचियों का क्रिस्प सारांश भी दिया गया है। ये पूरा संकलन वास्तव में जीरो टू हीरो बनने का मार्ग प्रशस्त करता है। तो इस सब का निष्कर्ष क्या निकलता है? स्रोत के अंतिम पृष्ठ पर एक भावपूर्ण उद्धरण है, संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, ये हमारी ढाल है और हमारी आजादी की गारंटी है। यह ज्ञान सिर्फ परीक्षा पास करने का साधन नहीं, एक जागरूक नागरिक बनने की सीढ़ी है। मजीसा स्टडी पॉइंट का नारा है ना, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बिल्कुल, इसे जीवन में उतारें। आज की चर्चा को विराम देने से पहले हम श्रोताओं के मन में एक विचार छोड़ना चाहते हैं। जी। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। हम सभी अपने मूल अधिकारों के प्रति तो बहुत जागरूक रहते हैं, यह संविधान गारंटी भी देता है। अधिकार तो सबको चाहिए, लेकिन एक स्वतंत्र गणराज्य के नागरिक होने के नाते क्या हम अपने उन मूल कर्तव्यों को उसी शिद्दत से निभा रहे हैं जिन्हें बाद में संविधान में जोड़ा गया था? अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना कर्तव्यों के अधिकार अक्सर अराजकता को जन्म देते हैं। इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। यह एक ज्वलंत सवाल है। इसी विचार और इतिहास के इस सिनेमाई सफर के साथ द डीप डाइव की इस विस्तृत चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार एक नए विषय और नई जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।